नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के साथ देश भर में होने वाली राजनीतिक रिश्वतबाजी पर। दरअसल रिश्वत का शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के पहले या चुनाव के दरमियान जो वादे होते हैं वो मुफ्त के होते हैं कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, हम मुफ्त में 1000 रुपये दे देंगे, हम मुफ्त में आपको बिजली देंगे, मुफ्त में ज़मीन देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे, मुफ्त में हेल्थ देंगे। माने वो तो ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप बाकी चीज़ें फ्री में देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक तरह से वोट पाने के लिए रिश्वतखोरी हो रही है। और इस मामले में सबसे खास बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर संज्ञान लिया है और संबंधित जो पक्ष है उनके लिए नोटिस जारी किए हैं। और ये चर्चा का विषय इसलिए भी बन रहा है क्योंकि कल जब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की तब उन्होंने कहा कि अगर फ्री में कोई चीज़ बढ़ती है तो जनता को ये पूछने का हक है पार्टियों से कि आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने टैक्स से सरकार को अपनी रकम देता है, राशि देता है, मेहनत का हिस्सा देता है, और उस मेहनत के हिस्से के बदले में राज्य सरकारें वो कुछ करती हैं जो मुफ्तखोरी का दर्जा पाता है, यानी मुफ्तखोरी का जिसको नाम हम दे सकते हैं। पहले एक स्कीम चली थी काम के बदले अनाज। ठीक था, आप काम आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, आप भूखे मरने की स्थिति में हैं, तो सरकार ने काम के बदले अनाज कि आप काम करिए और अनाज दीजिए और अपना पेट भरिए। यहाँ से शुरू होती है, वहाँ तक तो ठीक बात थी। लेकिन अगर आप फ्री में बैंक खाते में पैसा देंगे, फ्री में आप ज़मीन दे देंगे, फ्री में अगर आप किसी को लोन दे देंगे और उसको कर्ज माफ़ करेंगे, तो ये देश की बहुत बड़ी आबादी को अकर्मण्य बनाता है, उसको निकम्मा बनाता है, आलसी बनाता है, अलाल बनाता है, और ये फिर सब चीज़ें देश की उत्पादकता पर असर डालती है, देश की तरक्की को रोकती है, बाधित करती है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की घोषणाएं क्यों की जाती हैं। क्या इससे सरकार के बजट पर असर नहीं पड़ता? अगर किसी राज्य का बजट उसकी मुफ्त की योजनाओं से कम पड़ जाए, यानी मुफ्त की योजना बजट से ज़्यादा हो, तो फिर उस राज्य के क्या हाल होंगे? अगर देश के विभिन्न राज्यों में यही स्थिति होंगी, दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, फिर दक्षिण भारत की हम बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो देश दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगा। ये शब्द भारी है, लेकिन अगर हालात नहीं रुके तो हम दिवालिया होने की तरफ जा सकते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल हुआ, जो पड़ोसी देश श्रीलंका का हाल हुआ, उस हालत में भारत भी आ सकता है। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो देश को उस तरफ धकेल रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि फ्री की स्कीम क्या वोट के लिए रिश्वत है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकाश पेशवे जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं ग्रामीण परिवेश के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मुझसे बोल रहे हैं? हाँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। इस संवेदनशील चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है और गांव के लोग मुफ्त की योजना के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले यही योजना आई थी कि किसानों का कर्जा माफ़, और उसके बाद माफ़ी की जो योजनाएं बनना शुरू हुई तो वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और उसके पहले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने गरीबों के लिए उनके कल्याण के नाम पर, उनके घरों में रोशनी लाने के नाम पर एक बिजली मुफ्त कनेक्शन की घोषणा की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे अमीर बोर्ड जिसे कहते थे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, वो दिवालिया हो गया था, अंततः उसको बंद करना पड़ा। अब मध्य प्रदेश का बिजली बोर्ड जो है वो कंपनी में बदल गया है। हम कह सकते हैं कि उस मुफ्त की एक बत्ती कनेक्शन ने मध्य प्रदेश के एक ऐसे बिजली बोर्ड को ख़त्म कर दिया जो कभी सरकार को भी लोन देता था। और इसी मुफ्त की योजना से मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन ध्वस्त हो गया है, जो सहकारी आंदोलन सहकार की भावनाओं को लेकर लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला था। और उसके बाद हम बात करें तो शहरों की दशा बिगड़ गई रमेश सिंह जी। जिसकी झुग्गी जहां बनी है उसको उस झुग्गी का मालिकाना हक मिल गया था। और उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त का सिलसिला शुरू किया तो बाकी पार्टियां उससे पिछड़ गई। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से लोग पिछड़ गए थे, और उसके जवाब में फिर दक्षिण भारत की पार्टियां कहें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार करें, या फिर दीगर पार्टियों की बात करें, यूपी में अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया था
कि अगर उनकी पार्टी कभी सरकार में आती है तो वो महिलाओं को 1,000 रुपये नहीं, 1,500 रुपये नहीं, बल्कि 6,000 रुपये महीना उनको देंगे, जो उनके खाते में सीधे जमा होगा। तो ये सारी योजनाएं देख के रमेश सिंह जी सुनकर डर सा लगता है कि आखिर देश क्या दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी आमदनी कम होगी, आमदनी कम होगी और मुफ्त की चीज़ें ज़्यादा होंगी तो फिर होगा क्या, आपकी राय? राघवेंद्र जी, इस समय भारत की राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है फ्री योजना, और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अर्जुन सिंह जी ने जो किया था वो तो एक सीमित दायरे में था। केजरीवाल ने जिस तरह से इस फ्री योजना से राजनीतिक ताकत हासिल की है, सत्ता हासिल की, और एक बार नहीं दो बार, तो इससे सभी राजनीतिक दल कुछ तो मजबूर हो गए और कुछ की हालत ये हो गई कि हमें किसी तरह सत्ता प्राप्त करनी हो। आज हालत ये है कि भारत की प्रधान मतलब मुख्य धारा की राजनीतिक संस्कृति बन गया है। फ्री स्कीम से देश की एक बड़ी आबादी के एक बड़े हिस्से को निकम्मा और नकारा बना दिया है। वो काम करना बंद कर देता है, जो धीरे धीरे उसकी मानसिकता का स्थायी भाव बन जाता है। अब मैं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, मैं इसका एक दूरगामी विश्लेषण मैंने किया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे गरीबी स्थायी हो जाती है। एक गरीब में लोगों में आर्थिक यथास्थितिवाद का भाव आ जाता है और लोगों में बिना श्रम के खाने की वजह से आर्थिक प्रगति की इच्छा खत्म हो जाती है। इसके बाद इससे देश की जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में पिछड़ने लगती है। इसका सबसे बड़ा जो दूरगामी परिणाम है आज वो नहीं दिख रहा, लेकिन भविष्य में आगे जाके ये निश्चित, अगर ये संस्कृति नहीं बदली या नहीं रुकी तो ये होगा कि देश विकासशील ही रहेगा, विकसित नहीं होगा। अच्छा, इसका आगे का एक जो दुष्परिणाम है राघवेंद्र जी, वो ये होता है कि पूंजी और धन संपत्ति का कुछ लोगों में केंद्रीकरण होने लगता है। दूसरी तरफ काम ना करने वाले नकारा लोगों को भड़काकर सामाजिक बंटवारा करने के लिए मैदान बनने लगता है और कम्युनिस्ट विचारधारा पनपने लगती है। यही कम्युनिज्म धीरे धीरे नकारा लोगों में पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह बनकर नक्सलवाद जैसे आतंकवादी विचारधारा का कारण बन जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जंगलों में लोगों को फ्री भोजन मिल रहा है, कम्युनिस्ट लोग घुस गए हैं। आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जंगलों में खड़ा करने की कोशिश सरकार कर रही है। ना तो वो रोड बनने दे रहे हैं, ना स्कूल बनने दे रहे हैं, ना कोई विकास काम करने दे रहा है। अच्छा, आदिवासी है वो तो पढ़े लिखे नहीं है, उनके दिमाग में ये भर दिया है कि तुम्हारे संसाधनों पर जंगल जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, मान लिया, इस तरह को मान लिया तो स्थिति ये हो गई कि विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा तो वो आज भी ज्यों के त्यों है और भविष्य में भी ज्यों के त्यों रहेंगे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये मतलब छत्तीसगढ़ इस विचारधारा का, इस संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। और मैं बताऊं, अगर ये संस्कृति इसी तरह डेवलप होती रही, इस पर अंकुश नहीं लगा, राजनीतिक लोग सूझबूझवान लोग होते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में ये सोच बिल्कुल खत्म हो गया है और ये इस देश की ये स्थिति भविष्य में पूरी तरह से बनने वाली है। दरअसल कई लोग जो देश के प्रति चिंतित रहते हैं बड़ी संख्या में इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अगर इस भावना को नहीं रोका मुफ्त की तो फिर देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। और डर लगता है पाकिस्तान और मैंने जिक्र किया श्रीलंका की हालत को देखकर। लेकिन प्रकाश जी, दरअसल कृषि क्षेत्र में गांव देहात में भी जो मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं उसके चलते कृषि क्षेत्र की मजदूरी महंगी हो गई है। वहाँ मजदूर नहीं मिलते हैं, वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं, यानी अपनी शर्तों पर काम करते हैं। उसके साथ साथ वो एक अलग किस्म का निकम्मापन आ रहा है कि हम कम काम करेंगे और ज़्यादा पैसे लेंगे। इसके साथ साथ वो अपने बच्चों को ले जाते हैं साथ में और कहते हैं कि जितनी मजदूरी आप हमको दे रहे हैं उतनी मजदूरी इन बच्चों को भी दो, अगर नहीं देंगे तो हम काम पर नहीं आएंगे। तो ये हालत तो गांव की है कि वहाँ आदमी काम किए बिना घर पर बैठना पसंद करता है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर मजदूरी करता है। शहरों की बात करें तो घर में जो किचन में, रसोई में, घरों में जो महिलाएं काम करती है, छोटे छोटे मजदूरी की जो स्थिति है जिसे हम काम वाली बाई भी कहते हैं, उनकी भी हर दिन जो है वो स्थिति बदलती जा रही है। पैसों की मांग बढ़ रही है और ना करने की स्थिति में ये घर घर की कहानी है। अगर आप उस पर जाएंगे जो पीठे होते हैं, वहाँ मजदूर कम पैसे के बदले दिन भर घर बैठना पसंद करता है, लेकिन वो कम पैसे पर काम नहीं करता क्योंकि वो मजदूरी की दर उन्होंने इतनी बढ़ा रखी है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो स्थितियाँ हैं बताती है कि अगर श्रमिक
श्रम सस्ता नहीं होगा तो फिर आपकी उद्योगों की जो स्थिति वो कम चलेगी, क्योंकि हर देश में वहाँ तरक्की होती है जहाँ श्रमिक शांति होती है और मजदूर स्किल्ड होते हैं, यानी प्रशिक्षित होते हैं या वो जानकार होते हैं, और उनकी मजदूरी की दर सामान्य होती है। अगर वो ज़्यादा पैसे में कम काम करेंगे तो वहाँ फिर ना तो फैक्ट्रियाँ आती है ना उद्योग आते हैं, और वो स्थितियाँ देश के लिए डरावनी लगती है। आपकी राय, सरकारों की मुफ्त की योजनाएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुफ्त की योजनाओं के घोषणा पत्र आखिर देश को कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इसको चिंतित है, और आप हम जैसे लोग भी इस पर कई बार चिंता जता चुके हैं। आपकी राय? निश्चित रूप से इससे क्या होगा कि राज्य का, देश का जो आर्थिक विकास है वो भी प्रभावित होगा और उत्पादन भी प्रभावित होगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनमें एक होड़ सी मची हुई है, और जब भी चुनाव आता है तो हर दल इसमें प्रयास में लगा रहता है कि हम कितनी मुफ्त की घोषणाएं करें। आम आदमी पार्टी तो इसका जो है वो पार्टी का मुफ्त वाली ही पार्टी ऐसा ही घोषित हो चुका है। इसका प्रारंभ बहुत पहले जो है साउथ से बहुत पहले हुआ था। साउथ में ये सबसे पहले चालू हुआ था कि 1 रुपए कि में आपको 5 किलो 8 किलो आपको अनाज देंगे। अच्छा, इसको यदि रोजगार से जोड़ा जाता या तो ज़्यादा अच्छा होता। यदि आप मुफ्त के दे रहे हैं तो इससे हम एक आलसी, एक नकारा वर्ग पैदा कर रहे हैं। आज देखिए गांव में ये हालत है कि खेती करने के लिए कृषकों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि खेती प्रभावित हो रही है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है। और दूसरा, जैसे कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये इसका परिचय उन्होंने किया कि जो है लोन आप मत चुकाइए, आपका लोन माफ़ कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ईमानदारी से जो लोन आदमी भर रहा है वो आदमी उससे डिमोरलाइज होगा कि मैं ईमानदारी से पैसा क्यों जमा करूं। तो उससे क्या होगा कि जो लेकिन प्रकाश जी, इसमें खाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं है, इसमें हर पार्टी एक से बढ़कर एक है, और हर किसी से हर कोई पार्टी आगे निकलना चाहती है। ये स्थितियां मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जब सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, फिर बाद में जो भाजपा बनी, तब उन्होंने कहा था कि इसमें सारी हर किसान का कर्जा माफ, बीजेपी का कहना साफ, ये उनका नारा था। तो इसमें कोई किसी से कम नहीं है। आपने दक्षिण भारत की बात की तो दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ तो अम्मा रसोई करके वहाँ चलता था। उसमें आप कम पैसे में खाना खा सकते थे, मुफ्त में खाना खा सकते थे। तो मुफ्त में आप खाना खिलाकर एक तरह से लोगों को आप उत्पादकता से हटा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर बाद में देश पर बोझ बनेंगे, क्योंकि कृषि का उत्पादन एक सीमा के बाद जाकर रुकेगा, उसमें सैचुरेशन आएगा। अगर उत्पादकता घटेगी तो फिर ये सब चीज़ें, मुफ्त की योजनाएं देश पर बोझ बन जाएगी। जी। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो आप मुफ्त कीमतें दे रहे हैं तो उसका वित्तीय पर भी तो असर पड़ता है, राज्य की वित्तीय उस पर। तो आप कर्ज लेगा, राज्य कर्ज लेगा, कर्ज में उसको फिर ब्याज देना पड़ेगा, वो भी उस राज्य के लोगों पे ही तो पड़ेगा। और ये जो भी आप पैसा दे रहे हैं ये टैक्स पेयर का, वो टैक्स पेयर का है। मैं आपको बताऊं, एक रिटायर आदमी वो भी टैक्स रिजीम में आ रहा है और वो टैक्स दे रहा है, और वो बेचारा अपनी स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए जो है ना तो वो उसको मेडिक्लेम मिलता है एक 70 साल के बाद, तो वो ना अपनी स्वास्थ्य की सुविधाएं ले पा रहा है और इधर टैक्स भी दे रहा है। उसका जो जीवन यापन का जो तनख्वाह उसको जो मिलती थी, उसका जो जीवन स्तर था वो उसका जीवन स्तर डाउन हुआ। और मुफ्त वाले का आपने जीवन स्तर बढ़ाया, जीवन स्तर बढ़ा नहीं बल्कि वो क्या है, शराब में, इसमें, और उसको नकारा बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा अच्छा एक आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आता था, एक बच्चा मतलब मुफ्त की योजना का सरकार ने सर्वेक्षण किया, एक एडवर्टाइजमेंट आता था जी। तो उसने कहा भाई क्या क्या करता है आपके पिताजी, क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि सांड जैसे सो रहे हैं। तो बोले उससे पहले वो सुबह उठ के काम पे चले जाते थे। तो ये एक आपको संकेत दे रहे हैं कि हम मुफ्त की योजना से क्या करने जा रहे हैं, कि एक आदमी को आलसी बना रहे हैं, जो आदमी काम करता था, जो आदमी रोजगार उन्मूलक था। बिल्कुल, कुल मिलाकर हमने काम करने की आदत खत्म कर रहे हैं और मुफ्तखोरी की आदत को बढ़ा रहे हैं। राठी जी, दरअसल इस पूरे मामले में जो हमने कहा कि चर्चा का विषय इसलिए भी हुआ क्योंकि कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर कहा कि वोटर या जनता पार्टियों से सवाल कर सकती कि अगर आप मुफ्त की घोषणा करते तो ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। हम आंकड़ों की बाजीगरी में पड़ने के बजाय इस गंभीर विषय को छूकर जनता के बीच में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं कि जो लोग, जो पार्टियां, जो लीडर मुफ्त की घोषणा करते, आज भले आप उनको वोट दें लेकिन कल आपको उनसे बचना पड़ा, क्योंकि वो एक तरह से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं।
आपकी राय, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, चुनाव आयोग ने इस पर बातचीत की है और आप और हम तो इस पर चर्चा कर ही रहे हैं। क्या कहना है कि आखिर ये मुफ्त की योजनाएं कैसे देश को बर्बाद करेंगी और कैसे इसको रोका जाए? देखिए, इसके लिए सीधा सीधा है कि न्यायालय में 2008 से केस चल रहे हैं। 2013 में इस बारे में एक फैसला भी आ चुका, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर लोकसभा को ही, लेजिस्लेटिव को ही कहा है कि आप इस पे निर्णय लें। फिर 2013 के बाद फिर से अभी केस लगा है और ये अलग अलग कमिटीज़ बनना और अलग अलग चीज़ें हो रही है। लेकिन अंततः इसमें जो निर्णय है वो लोकसभा को लेना है, जहाँ ये राजनीतिक दल जो ये फ्रीबीज कर रहे हैं उन्हीं को ये निर्णय लेना है। मुझे एक लगता है कि जनता के बीच में एक बड़ी गलतफहमी है कि सब टैक्स का पैसा, तो आप मानेंगे कि जो हम टैक्स की बात करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स की जो बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स कितने लोग देते हैं? तो टैक्स का पैसा नहीं, जो पैसा जो फ्रीबीज ले रहा है वो भी कहीं ना कहीं टैक्स के रिजिम में है, वो भी टैक्स दे रहा है। अगर वो उसको 100 रुपए में रोज कमाता है, 300 रुपए, 100 रुपए वो दारू में खर्च कर रहा है, तो 50-60 रुपए तो सरकार को टैक्स ही दे रहा है। तो आप देखेंगे तो वो उससे जितना उसको सरकार फ्री दे रही है उससे ज्यादा वो सरकार को लौटा रहा है। मेरा बड़ा स्पष्ट ये है, क्योंकि जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि सरकार अगर मुफ्त में दे रही है तो फिर कुछ खास बात नहीं, क्योंकि वो जिसको दे रही है उससे टैक्स भी ले रही है। सर बिल्कुल ले रही है, लेकिन तो इसका मतलब कि सरकार को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो इससे ये संदेश जाता है कि मुफ्त में कौन ले रहा है? जो मुफ्त में ले रहा है वो जब पैसा खर्च करता है तो टैक्स देता है। नहीं सर, मेरा ये कहना है उसमें कि जो लोग जो कहते हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा, बिल्कुल, तो उन्हें अपने शब्द चेंज करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए जनता का पैसा। मेरा कहना यह है कि जो टैक्स दे रहा है उसको तो सरकार मुफ्त में कुछ नहीं दे रही। जिसको जो मुफ्त में ले रहा है वो भले सरकार को टैक्स देता हो, शराब का टैक्स देता हो, इसके बाद सिगरेट में टैक्स देता हो, गुटखे में टैक्स देता हो, लेकिन जो टैक्स पे करता है, सीधा टैक्स पे करता है, डायरेक्ट टैक्स पे करता है, उसको तो सरकार मुफ्त में कुछ नहीं देती। इसलिए वो व्यक्ति तो टैक्स देने के बाद सरकार की किसी मुफ्त योजना का लाभार्थी नहीं है, इसलिए उस पर उसको तकलीफ ज्यादा होगी। ये हमारा कहना होगी, लेकिन हम सिर्फ उसको जब टारगेट करते हैं तो सरकार के दिमाग में नहीं बैठता। मुझे लगता है कि जब व्यापक रूप से हमें जनता को इस मुद्दे से जोड़ना है और जनता को इस पे सवाल करने खड़ा करना है। देखिए, जो टैक्स पेयर होता है वो चुनाव के दिन बढ़िया घूमने भी चला जाता है, वो अलग बात है, वो दूसरा, तो सरकार को मतलब ही नहीं है। सरकार विषय से भटक जाएंगे। हमारा विषय ये कि जो शराब पीकर भी टैक्स दे रहा है, लेकिन जब उसको मुफ्त की चीज मिलती है तो वो सरकार की या पार्टियों की मुफ्त की योजनाओं का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधा टैक्स नहीं दे रहा है। तकलीफ उसको ज्यादा होती है जो सीधा टैक्स भी दे रहा है और उसको सरकार कुछ मुफ्त में दे भी नहीं रही। जिस दिन वो सरकार की चीजें उसको मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएंगी तो शायद लोग इस पर बात करना कम कर देंगे। मेरा ये कहना है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उस आदमी को, उस तबके को भी अगर एजुकेट करते हैं तो वो भी विरोध में खड़ा होगा। वो दूसरा तो विषय उसके लिए ये टैक्स पेयर ही एजुकेट कर सकते हैं। ये अपने आप को उस बिरादरी से अलग क्यों करते हैं? मतलब उसी बिरादरी में आप उस बिरादरी को समझाएंगे तो हो सकता है वो भी आपके साथ विरोध में खड़ा हो। उसमें महिला वर्ग खासकर खड़ी होगी, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई फ्री का पैसा मिल रहा है तो आदमी कमाने नहीं जा रहा, तो महिला उसको समझाएगी। तो मुझे थोड़ा सा समझाने के तरीके में सरकार का काम जो है वो वेलफेयर करना है, हर आदमी को एक बराबरी पे लाके खड़ा करना है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीबीज के नाम से सरकार उस चीज को बराबरी से आने नहीं देना चाहती, क्योंकि वही बात जो मैं कहता हूं घड़ी घड़ी कि भाई वोटर कौन है, वो उसी को लाभार्थी बना रही जो उसका वोटर है। और आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को आप फ्री करिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको दीजिए। वोटर को वो लाभार्थी नहीं बना रही, वोटर को वो रिश्वतखोर बना रही है। सर बिल्कुल, लाभार्थी को रिश्वत के माध्यम से लाभार्थी बना रही है। लाभार्थी तो बहुत अच्छा शब्द है। हम अगर बैंक में पैसा जमा करते तो ब्याज मिलता तो हम उसके लाभार्थी हो गए, सरकार की कई योजनाएं। लेकिन ये तो एक तरह की चुनाव के पहले जो घोषणाएं होती हैं वो एक किस्म की रिश्वतखोरी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपका कर्ज माफ करेंगे, आप हमको बदले में वोट दीजिए, तो ये रिश्वत है। इससे जो है, इससे महंगाई बढ़ेगी और अंत में जो भी सरकार बाद में आएगी, किसी भी सत्ता की, किसी भी पार्टी की आए, उसको ही ये चीजें भुगतना है। तो वो लेकिन मैं फिर भी एक मांग फ्रीबीज के साथ के चलते हुए एक मांग और आपके साथ रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आप किसान को दे रहे हो, गरीब को दे रहे हो, हमारे युवा वर्ग जो सबसे ज्यादा वोटर हैं, जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में बेरोजगारी के चलते नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लोन का ब्याज कम से कम अगर सरकार माफ कर दे तो मुझे लगता है कि फ्रीबीज कुछ सार्थक फ्रीबी हो जाएगी। बिल्कुल जी, ब्याज माफ करने के बजाय उसको रोजगार मिलेंगे, ये गारंटी दे कि उनको जिनको भी उन्होंने जो है
जिन्होंने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया है, तो एजुकेशन के बाद उनको रोजगार दें। मैं लौटूंगा आपके, उससे दूसरा होगा कि आपके पास आ रहा हूँ मैं। सरकार की एक योजना थी, सरकार एक आवास योजना सरकार चलाती गांव में, कभी प्रधानमंत्री के नाम पर होती, कभी वो नेहरू जी के, कभी इंदिरा जी के, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो उस योजना में आवास, रमेश सिंह जी इस बात को और बेहतर समझ पाएंगे, गांव देहात में एक कुटीर योजना है, आवास योजना है। उसके चलते एक मेरे मित्र हैं जो जिसे कहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर वो मुख्य जैसे कहते हैं अधिकारी होते थे, सीओ जिसे कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते थे। उन्होंने क्या किया कि जिनके मकान, जिनके घर सड़क के किनारे थे, उन्होंने सरकारी योजना में उनके घर तो बनवाए, लेकिन दरवाजे की जगह उन्होंने इतनी व्यवस्था की कि उसमें शटर लगवा दिए। शटर इन्होंने इसलिए लगा कि वो व्यक्ति एक कमरे में रहेगा और जो आगे का हिस्सा उस पर वो अपनी दुकान लगा सकता है और उस दुकान के जरिए वो अपना परिवार चला सकता है। ये रोजगार का उन्होंने एक जरिया किया है। तो मकान के साथ एक तरह से दुकान भी हो गई। तो ये तो ठीक है, लेकिन मुफ्त में आप देंगे तो फिर वो देश के ऊपर थोड़ा सा बोझ होगा। रमेश जी, आपकी छोटी सी अंतिम टिप्पणी। जी, अभी राठी जी ने कहा कि ये जो फ्री वाले हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं जी। तो मैं एक बात बताऊं कि सरकार की ये भी तो ये फ्री टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इससे एक गलत संस्कृति भी तो डेवलप हो रही है जो समाज को गर्त में ले जा रही है, राष्ट्र को गर्त में ले जा रही है और राष्ट्र को विकास की एक समाज के एक बड़े हिस्से को राष्ट्र की मुख्य धारा से। रमेश जी थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको। अगर कमल राठी जी की बात को सरकार गंभीरता से ले लेगी तो वो ये कह सकती कि जो मुफ्त में पैसा ले रहा है सरकार से, अगर वो शराब पीता तो उसको टैक्स फ्री वाला एक अलग से सरकार बोतल का इंतजाम करेगी जिसमें रहेगा कि इसको 20% जो टैक्स है उसको हटाकर पैसा दे, क्योंकि ये मुफ्त खोरी वाला है, हम इससे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि सरकार में बैठे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। आधार कार्ड से लिंक कर दें और उसको फ्री ना दें। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ वो तो फ्री देना चाहते हैं। आपकी ये बात अगर कहीं उनके समझ में आ गई तो वो कर देंगे कि जिसको मुफ्त में हम दे रहे हैं वो गरीब आदमी है, वो कमजोर आदमी है, इसलिए शराब में जो टैक्स लगता है सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। तो वो अलग से हो सकता है कि उन शराब की बोतलों की अलग से ब्रांडिंग कर दे जो गरीब तबके के लिए दी जाएगी। तो सरकार तो वोट पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर सकती है। हम इसी पर तो बातचीत कर रहे हैं। आपकी राय? मैं लौटता हूँ रमेश जी की बात से, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमेश जी, राघवेंद्र जी, जल्दी से बात करें। सरकार और राजनीतिक दलों की ये भी जिम्मेदारी है कि देश में एक कर्मठ संस्कृति विकसित करे। फ्री भी अगर दे रहे हैं तो इससे एक कर्मठ संस्कृति का अभाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक पॉइंट और जोड़ दूं, इस फ्री भी का गांव पे जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लोग मुफ्त गलियों में घूमते हैं तो इससे शराब, जुआ, सट्टा और गांजे का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। गांजे का इतना प्रचलन बढ़ा है कि ये सस्ता मिलता है, शराब महंगी मिलती है। तो ये फ्री जब गांव में घर में फ्री बैठे रहते हैं तो फिर उनका दिमाग पूरी तरह से इसमें लगता है और ये एक संस्कृति का एक बहुत बड़ा पतन है जो मतलब जिसका दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक है। बिल्कुल रमेश जी। प्रकाश जी, दरअसल मुफ्त की योजनाओं ने लोगों को नशे की तरफ भी धकेला, जैसा रमेश जी बता रहे हैं। एक बात जो छोटी सी एक बात मैं बता दूं कि विदेशों में कुछ जो जापान जैसे देश हैं, जर्मनी जैसे देश हैं, वहाँ अगर किसी बात की हड़ताल भी होती है तो लोग काम बंद नहीं करते, वो काम करते हैं। हमने पिछली चर्चा में एक उदाहरण दिया था कि अगर जूता बनाने की कोई फैक्ट्री है तो हड़ताली कर्मचारी क्या करता है कि 7 नंबर का सिर्फ एक पैर का जूता बनाएगा, वो 2 पूरी जोड़ी नहीं बनाएगा, ताकि वो काम भी बंद ना हो और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचा दिया है। तो बहुत से तरीके हैं चीजों को लाभ लेने के और सरकार पर दबाव बनाने के। जी, आपकी राय? मुफ्त में मिलने से क्या होता है, जैसे आपका बिजली एक बिजली कनेक्शन दिया तो उसका जो है लोगों ने दुरुपयोग ज्यादा किया जी, तो दुरुपयोग भी होता है। तो सरकार को चाहिए कि जो भाई सरकार मुफ्त की योजना जो भी लगाती है या जो भी इंट्रोड्यूस करती है उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या होता है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। प्रकाश जी, सरकार जिनको मुफ्त की तो इसकी उसको समीक्षा करते रहना चाहिए। प्रकाश जी, सरकार जिनको मुफ्त की सुविधा देती है उन पर किसी भी तरह की सख्ती नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने सख्ती की तो वो हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। इसलिए मुफ्त में भी दो और उस पर सख्ती भी ना करो। एक बत्ती कनेक्शन वाला झोंपड़ी वाला अगर फ्रिज चला रहा है, हीटर चला रहा है, तो सरकार उस पर सख्ती नहीं करती, क्योंकि सख्ती करेगी तो वोट घट जाएगा। राठी जी, आपकी राय संक्षेप में? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जितनी फ्री की स्कीमें दी जाती है एक ढंग से रिश्वत की है। और इसी में मैनिफेस्टो में जब भी आता है तो मैनिफेस्टो के प्रॉमिस को निभाने और उसको पूरा कर पाने की भी बातें लिखने का ही रिकमेंडेशंस थी, जिसको कि लोकसभा ही पारित कर सकती है। तो अंततः तो बॉल जो है वो लोकसभा के पास ही है, चाहे जो सत्ता में हो वो उस पर कानून बनाए और तभी कुछ हो सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने जो कल बात की उसमें ये कि जनता पूछ सकती है राजनीतिक दलों से कि आखिर आप ये
पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, तो उनका इशारा इस बात पर है कि अगर आप घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम बेटियों के लिए लैपटॉप देंगे, महिलाओं को हम 5,000 रुपये महीना देंगे, तो आखिर ये पैसा आपकी सरकार बनेगी तो वो कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार की आय तो निश्चित है, आय के बाद अगर आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं तो ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, इस बात का भी आप घोषणा पत्र में खुलासा करें, ताकि जो वोटर है वो क्लियर हो जाए कि सरकार ने, पार्टियों ने अगर कुछ घोषणा की है तो उसने पैसे का भी प्रबंध किया कि ये हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। क्योंकि राज्य तो कर्ज में डूबे हुए हैं, जितना उनका बजट है उससे ज़्यादा का कर्ज है, और आपने कहा था कि ब्याज का पैसा भी कई बार मुश्किल से सरकार अदा कर पाती, क्योंकि उसके पास ब्याज देने के लिए भी पैसा नहीं बचता, उसके लिए भी वो लोन लेते हैं। तो ये बहुत सारी समस्या जिस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, और आप जैसे जो विद्वत जन है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो भी इस बात की चिंता प्रकट कर रहा है। लेकिन राठी जी ने इस बात को जोड़ा है कि जो मुफ्त की चीज़ लेते हैं उनको भी अगर इस पूरे मामले में शामिल किया जाए तो फिर शायद सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है कि जो मुफ्त की चीज़ ले रहा है वो इसमें शामिल कैसे हो पाएगा, क्योंकि उसे समझाना बहुत मुश्किल है कि जो आप मुफ्त में ले रहे हैं उसके बदले भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, भले आप सिगरेट ले रहे हो, शराब ले रहा है, क्योंकि सरकार तो उस पर टैक्स लेती है। बड़ा विषय है, इस पर आगे भी हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में शामिल मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, प्रकाश जी आपका धन्यवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बखबर के इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लिया। तो आज सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।